हाय गाइस। आज हम लोग बात करते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 30 की, जो प्रोविज़न करता है वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। तो आइए समझा जाए कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में क्या प्रावधान करता है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो वेजरिंग के थ्रू किया जा रहा है, जो बाय वेजर है, वह वॉइड होता है। बट इट इज़ नॉट इमोरल, लेकिन यह अनैतिक नहीं होता है। द वर्ड वेजर मीन्स अ बेट। इन ए वेजरिंग एग्रीमेंट, two parties have opposite view regarding an uncertain event, and they stipulate that upon the determination of the event in a certain way, the parties have no other interest in the event except the winning or loss of bet। यानी कि इसमें पार्टी जो है किसी भी ऐसी घटना पे एक अपोजिट व्यू रखती है और दूसरा उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है एक्सेप्ट विनिंग, यानी कि जीत के, लॉस या हार के। तो इसे जो है वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी may enter into a contract that if it rains today, B will pay him 1000 rupees, or if does not rain today, A will pay 1000 rupees to other. It will be a wagering agreement if the either of the party may win but cannot lose. It is not a wagering contract। यानी कि इसमें देखिए, दो व्यक्ति हैं, आपस में यह बात करते हैं कि यदि आज बारिश होगी, आज वर्षा होती है, तो एक व्यक्ति दूसरे को 1000 देगा, नहीं होती है तो दूसरा उसे 1000 देगा। तो विनिंग और लॉस, यानी कि दोनों पक्षकार यहाँ क्या हैं कि उनके जीतने की संभावना है। बारिश होती है तब भी जीत, बारिश नहीं होती है तब भी जीत। लॉस नहीं है इसमें, इसलिए जो है वह वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 30 पे, जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की बात करता है। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर ऑफ वॉइड, and no suit shall be brought for the recovering anything else to be won on any wager or interested to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। यानी कि सेक्शन 30 बात करता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो वेजर के थ्रू, जो पदम के तौर पर तैयार किया गया है, उसको इन्फोर्सिएबल, उसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय के समक्ष कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। यानी कि कानून के द्वारा उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जिस व्यक्ति के द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसके द्वारा ऐसी घटना से निर्धारित कोई रकम जीती गई है, तो इसका प्रवर्तन वह माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर वाद दाखिल करके नहीं करा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर और वॉइड, और जो भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं उनका प्रवर्तन कोर्ट के थ्रू, माननीय न्यायालय के थ्रू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। अब वेजर एग्रीमेंट के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो आइए एक्सेप्शन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग के संदर्भ में कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किए गए हैं, कुछ अपवाद बनाए गए हैं सेक्शन 30 के द्वारा ही। दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एन एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब or to contribute made or
entered into for towards any plate, price or sum of money of the value or amount of 500 रुपीज़। ये याद करना है 500 रुपीज़ तक के ऐसे बातें, ऐसी अपवर्ड्स टू बी अवॉर्डेड टू द विनर और विनर्स ऑफ द हॉर्स रेस, यानी कि जहाँ कहीं घोड़े के रेस की प्रतियोगिता हो रही है, घुड़दौड़ हो रही है, वहाँ कोई प्लेट, कोई प्राइज या कोई ऐसा सम ऑफ मनी जिसकी वैल्यू 500 या 500 से अधिक है, तो यह उस दशा में लागू नहीं होता है। अब हम लोग सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड भी देख लेते हैं, जो सेक्शन 30 में ही संबंधित है। सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड, नॉट अफेक्टेड। Nothing in this section shall be deemed to legalize any transaction connected with the horse racing to which the provision of section 294A of the Indian Penal Code, यानी कि जो भी बातें सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में है, वैसे किसी भी बातों का विपरीत प्रभाव इंडियन पेनल कोड की धारा 294 294A पर नहीं पड़ेगा। तो जो बातें सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट इंडियन पेनल कोड में लिखी गई हैं, 294 IPC में लिखी गई हैं, वह प्रभावित ना तो सेक्शन 30 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट को करेंगी और ना ही इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड को प्रभावित करेगा। अब हम लोग समझते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं वेजरिंग एग्रीमेंट के, आइए समझा जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट। द फर्स्ट इज द अनसर्टेन इवेंट, सेकेंड म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, neither party to have control over the event, नेक्स्ट नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। यानी कि वेजरिंग एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज़ जो जरूरी होती है वह यह है कि अनसर्टेन इवेंट, यानी कि ऐसी अनिश्चित घटना होनी चाहिए जिसमें म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस हों, जिसमें कि दोनों के चांसेस हो, या तो गेन के चांस हो या तो लॉस के चांस हो। और नेक्स्ट है neither party to have control over the event, और जो भी पक्षकार हैं उन दोनों पक्षकारों में से किसी का भी उस घटना पर कोई अख्तियार नहीं है, कोई उस पर जो है कंट्रोल नहीं है। और अगला नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, और इसके अलावा यानी कि विन और लॉस, गेन और लॉस के अलावा और कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। अब हम लोग एक एक एसेंशियल एलिमेंट को समझते हैं। पहला है अनसर्टेन इवेंट, यानी कि जो घटना है वह अनिश्चित होनी चाहिए, वह अनसर्टेन होनी चाहिए। सच इवेंट जनरली इज अ फ्यूचर इवेंट बट मे बी अ पास्ट इवेंट व्हेन द पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रिजल्ट और द टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग। अच्छा, ऐसी घटना जो अनसर्टेन हो रही है वह फ्यूचर की ही आमतौर पर भविष्य की घटनाएं होती हैं कि यदि ऐसा होता है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो घटनाएं पास्ट में भी हो सकती हैं और वह उस दशा में हो सकती है जबकि घटना तो हो चुकी है, लेकिन उन पक्षकारों को पता नहीं है कि ऐसी घटना पहले हो चुकी है। तो उसके होने ना होने, भविष्य में किसी घटना के होने ना होने पर किसी ऐसी शर्त का जिसमें कुछ कोई जीत रहा है और या कोई हार रहा है, विनिंग और लॉस है, तब उस दशा में यह होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। दूसरा जो है एसेंशियल एलिमेंट वह है म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, यानी कि वेजरिंग एग्रीमेंट में जो दूसरा आवश्यक तत्व है वह म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस का है।
यानी कि दोनों चांस होते हैं, या तो पक्षकार गेन कर सकते हैं, कुछ जीत सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, या वह कुछ लॉस हो सकता है, उनका कुछ हानि हो सकती है, वह हार सकते हैं। There should be a chance of one party winning and the other losing। यानी कि उसमें क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट में कि एक पक्षकार के जीतने की संभावना है और दूसरे पक्षकार के हारने की संभावना है। तब दोनों आ गए, एक पक्षकार जीत रहा है तो वहीं दूसरा पक्षकार हार रहा है, एक पक्षकार हार रहा है तो वहीं दूसरा पक्षकार जीत रहा है। तो ये म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस का होता है जो वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए आवश्यक होता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इवेंट। तो जब भी वह घटना हो जाती है तब जो है उस घटना के होने के उपरांत जो भी पक्षकार हैं करार के, उस घटना के होने ना होने पर ऐसी कुछ चीज़ें जो है वह हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तब यह वेजरिंग एग्रीमेंट का दूसरा आवश्यक तत्व होता है जो यह दर्शाता है कि दोनों पक्षकारों में से कोई कुछ हार रहा है और कोई कुछ जीत रहा है। म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस का। केस है ब्रॉगन वर्सेस मैरियट। तो आइए समझें कि ब्रॉगन वर्सेस मैरियट के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस A agrees to sell his cow to B for 500 rupees if the cow gives 6 kg milk every day, but for 10 rupees only if it fails to do. The cow fails, but B will not succeed as the transaction, though ostensibly a sale, is in reality a wager। यानी कि इसमें दो व्यक्ति हैं, उनमें ऐसा सहमति होती है कि यदि एक गाय 6 लीटर दूध प्रत्येक दिन देगी तो 500 रुपया देगा, यदि नहीं देती है तब 10। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि यह सेल हो रहा है, विक्रय हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह करार पदम तौर पे है, वेजरिंग एग्रीमेंट है। इसलिए यदि बाद में कोई पार्टी रिफ्यूज करती है तो उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें वेजरिंग एग्रीमेंट है। एक पक्षकार ऐसा दावा कर रहा है कि यदि उसकी गाय 6 लीटर दूध प्रत्येक दिन देगी तो उसको 500 रुपया देगा, नहीं देती है तब 10 रुपया विन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। 6 लीटर दे रही है, 500 नहीं दे रही है, 10 रुपया घाटा हो रहा है, ठीक, उसको गेन हो रहा है, को भाई पैसा उसका बच रहा है। इसलिए यह वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ गया। और यदि उस व्यक्ति के द्वारा मना कर दिया जाता है तो इसका प्रवर्तन विनिंग और लॉस बराबर म्यूचुअल चांसेस हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट के कैटेगरी में आएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ गया तो इसका जो फ्यूचर होगा वह वॉइड हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा, और शून्य करार का वॉइड एग्रीमेंट का प्रवर्तन कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा नहीं कराया जाता है। अगला केस हम लोग लेते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का। तो आइए समझें कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द डिफेंडेंट कंपनी agreed to pay 100 pound if a person contracted influenza after using the smoke bulb manufactured by it for a certain period according to the prescribed manner। यानी कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में जो कंपनी वाले थे वो ऐसा एडवर्टिजमेंट दिए थे, ऐसा ऑफर दिए थे, जनरल ऑफर था कि यदि कोई व्यक्ति जो हमारी दवा का प्रिस्क्रिप्शन है उस दवा के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा लेता है तब उसे इन्फ्लुएंजा नहीं पकड़ेगा, और
यदि उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ता है तब कंपनी की तरफ से उस पीड़ित व्यक्ति को 100 पाउंड दिया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा उसके दवा के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा का यूज किया गया, दवा के यूज के उपरांत भी उसे इन्फ्लुएंजा पकड़ लिया, तो इसमें जो है वो 100 पाउंड के लिए सूट फाइल किया कि कंपनी से उसे 100 पाउंड जो भी निर्धारित किया गया है वह दिलाया जाए। द प्लांटिफ यूज द स्मोक बाल बट कंट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। सी वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, यानी कि कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि वह जो व्यक्ति है, जो महिला है, उसने यदि प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो उसकी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जाके दवा का यूज किया है, दवा की यूज के उपरांत उसे यदि इन्फ्लुएंजा पकड़ा है, तब उस दशा में कंपनी जो है वह दायी है, उत्तरदायी है कि जो रकम उसने फिक्स किया है वह उसे दे। तो इस केस में कंपनी के द्वारा यह कहा गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है क्योंकि यह वॉइड था, यह वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, वेजरिंग एग्रीमेंट था। यह पदम करार के तौर पर सेक्शन 30 में शून्य होगा। लेकिन कोर्ट के द्वारा इट वॉज नॉट हेल्ड टू बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। कोर्ट ने इसे वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना बिकॉज द प्लांटिफ वॉज नॉट टू लॉस एनीथिंग, क्योंकि इसमें प्लांटिफ को किसी तरीके के नुकसान की संभावना नहीं थी, यानी कि उसके एसेंशियल एलिमेंट जो वेजरिंग एग्रीमेंट के हैं वह फुलफिल नहीं हो रहे थे। विनिंग और लॉस नहीं था। इफ सी डिड नॉट कंट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा, यदि उसे कंट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा नहीं होता तो उसे कोई नुकसान नहीं था, तो लॉस की संभावना नहीं थी, इसलिए जो है यह वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आया और कंपनी को जो है यह लियाबल ठहराया गया कि जो भी रकम उसके द्वारा फिक्स किया गया है वह उस महिला को दिया जाए। अब तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है जो बात करता है नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल, यानी कि उस घटना पर किसी भी पक्षकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उस पर अधिकार नहीं है कि वह उसके फ्यूचर को ना होने या होने के ऐसी घटना को निर्धारित कर ले या कंट्रोल कर ले। मतलब उस घटना के ऊपर किसी भी पक्षकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट का। In the case of wagering agreement, the neither party to have the control over the event, यानी कि किसी भी पक्षकार का उस घटना पर कोई कंट्रोल नहीं है, वह उसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं अपने द्वारा कि वह घटना हो या ना हो, यानी कि ना तो उस घटना को वह पूर्ण करा सकते हैं ना ही होने से रोक सकते हैं। तो ये जो है होता है वेजरिंग एग्रीमेंट का तीसरा एसेंशियल एलिमेंट। अ वेजर इज ए गेम ऑफ चांस। और जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, जो वेजर है, वह टोटली अवसर पर, टोटली चांस पर डिपेंड करता है। इस पे किसी भी पक्षकार को कोई अख्तियार ही नहीं होता है कि वह उसे कंट्रोल करके होने की घटना को ना होने दे या फिर नहीं होने वाली घटना है तो उसे पूर्ण करा दे। तो इस पर किसी भी पक्षकार का कोई अधिकार नहीं होता है। यह तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट का। अब चौथा एसेंशियल एलिमेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट का एंड नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, यानी कि विनिंग और लॉस, गेन और लॉस के अलावा उन पक्षकारों का और कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लास्टली नीदर पार्टी have any interest in the contract than the sum of the estate. He will so win or lose, and there is no other real consideration. No real consideration for the making of such contract. यानी कि उसमें कहने का मतलब यह है कि कोई भी पक्षकार यदि वेजरिंग एग्रीमेंट करता है तो सिर्फ किसी अनिश्चित घटना के होने या ना होने के कारण ही उन्हें कोई गेन या उन्हें कोई लॉस होता है।
और इसके अलावा यानी कि विनिंग और लॉसिंग के अलावा और उनका कोई हित नहीं होता है उस घटना में। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है कि विनिंग और लॉस, गेन और लॉस के अलावा पक्षकारों का और कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब हम लोग एक्सेप्शन भी समझ लेते हैं जो सेक्शन 30 का था। तो एक बार और रिवाइज कर लें एक्सेप्शन। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट does not render void a subscription or an agreement to subscribe towards any plate, price or sum of money of the value of 500 or upwards to the winner or loss of any horse race। यानी कि कहीं घुड़दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, उस घुड़दौड़ की प्रतियोगिता में कोई ऐसा प्लेट, कोई ऐसी प्राइस या कोई ऐसी रकम नियत की जाती है जो रकम है वह 500 या 500 से अधिक होनी चाहिए। तो उस दशा में यदि घोड़े के रेस की जीतने या हारने के कारण कोई गेन और लॉस हो रहा है और उसमें प्लेट, प्राइस या ऐसी रकम नियत की गई है जो 500 या 500 से ऊपर है, तो वहाँ सेक्शन 30 अप्लाई नहीं होगा इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, वह एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन बात करता है। Thus, a bet on a horse race carrying a price of 500 or more to the winners is valid for the crossword competition in which skill plays a substantial part or not wagers। अच्छा, और दूसरा गेम ये होता है कि जिसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी दक्षता, उनकी स्किल का परफॉर्मेंस होता है, तो वेजरिंग वहाँ भी लागू नहीं होता है। बट वेयर प्राइसेस डिपेंड्स अपॉन अ चांस दैट इज लॉटरी, इट इज अ वेजर। तो जहाँ खिलाड़ियों की दक्षता, उनके कौशल और उनके स्किल के कारण कोई गेम हो रहा है, उसमें जो है यदि कोई ऐसे शर्त लगाता है तो वह वेजर नहीं होगा। वेजर तभी अप्लाई होता है जबकि जो प्राइसेस हैं वेयर द प्राइसेस डिपेंड्स अपॉन अ चांस, यानी कि जहां वो प्राइस सिर्फ और सिर्फ अवसर पर निर्भर करता है, अवसर पर ही टिका रहता है, दैट इज लॉटरी, जैसे कि लॉटरी का केस है। तो ये सारी चीज़ें वेजर एग्रीमेंट के कैटेगरी में आएंगी एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट ये सारी चीज़ें वॉइड होती हैं, यह शून्य करार की श्रेणी में आता है। एक केस हम लोग देख लेते हैं, इसमें फाइंडिंग कोर्ट के द्वारा दी गई है। केस है घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव। तो घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव के केस में, in this case it was held that the partnership to enter into a wagering transaction is not illegal, and therefore a partner who has paid the losses on such transaction as may recover proportionate indemnity from his co-partner। यानी कि इस केस में यह कहा गया कोर्ट के द्वारा, a partnership to enter into a wagering transaction is not illegal, यानी कि कोई वेजरिंग ट्रांजैक्शन में इंटर कर रहा है तो वेजरिंग वॉइड होता है, ना कि इलीगल होता है। तो आगे यह कहा कोर्ट ने कि यदि किसी पार्टनर के द्वारा, किसी भागीदार के द्वारा कुछ लॉसेस पेड किए गए हैं, पेड द लॉसेस ऑन सच ट्रांजेक्शन, यानी कि उस ट्रांजेक्शन के क्रम में कोई एक पक्षकार कुछ दिया हुआ है, कुछ पेड किया है, तो वह उसे रिकवर करा सकता है, क्योंकि यह इलीगल नहीं होता है, यह वॉइड होता है। तो जो भी खर्चा दूसरे पक्षकार के द्वारा हुआ है वेजरिंग के केस में, तो वह उसे रिकवर करा सकता है। ये फाइंडिंग थी घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव की। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में, जो बात करता है सेक्शन 30। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।